हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। तो हम लोग लेकर आए हैं आरओ का टेस्ट, जिसमें कि आज टेस्ट है 7। ठीक है, इसके पहले टेस्ट 6 तक कराया गया है, जिसमें कि जीएस सॉरी GS1 और हिंदी का है। ठीक है, मतलब जो जीएस का पेपर है और जो हिंदी का पेपर है, तो वो लगातार कराया जा रहा है। तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, और इसमें पीसीएस का भी टेस्ट कराया गया है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं टेस्ट को। देखिए, टेस्ट लगातार करते रहिए, बहुत नजदीक एग्जाम आ गया है, तो टेस्ट से ही कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो टेस्ट लगाते रहिए, अपने को एनालिसिस करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर टेस्ट है, पहला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है यूनिट द्वारा बिक्री पर, मशीनों और उपस्करों में निवेश पर, और बाजार में व्याप्ति पर या निर्यात क्षमता पर। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनों और उपस्करों में निवेश पर। तो ये देखिए, लघु एक औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारित स्वामित्व के निबंधन पर हो या पट्टे या किराया खरीद पर हो। 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, तथापि यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय समय पर बदलती रहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि मुद्रा की पूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण की जाती है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है, या न तो निर्यात और न ही आयात। तो ये होता है न तो निर्यात और न ही आयात, ऑप्शन डी बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, इसमें जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, जिसका अर्थ है कि ना कोई निर्यात करना है ना ही कोई आयात करता है, तो उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आगे। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड TRIFED की स्थापना कब की गई? कब हुई थी ये? तो यह हुआ था 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, किसी फर्म का उत्पादन या मूल्य स्तर, कौन सा नहीं शामिल है? तो ये हो जाएगा किसी फर्म का उत्पादन। तो देखिए, किसी फर्म के उत्पादन का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों में जैसे फर्म, उपभोक्ता, श्रम आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। और जबकि विभिन्न व्यष्टि इकाइयों का समूह अध्ययन जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी, मूल्य स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो ये समष्टि का है, ये क्या है? व्यष्टि का है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5 में कह रहा है कि WPI थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? प्राथमिक, ईंधन और ऊर्जा, और विनिर्मित वस्तुएं का या अन्य का? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें विनिर्मित वस्तुओं का। तो देखिए, थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं जैसे कि 64.23% का होता है, जबकि प्राथमिक उत्पाद तथा ईंधन और ऊर्जा का, ये प्राथमिक उत्पाद और ईंधन और ऊर्जा का भारत ये है लगभग, ये 22% है और ये 13% है ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है? तो ये 64% का होता है, 64% विनिर्मित। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1980, ठीक है, और हरित क्रांति 1966-67 में आया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो देखिए ये 2011 में शुरू हुआ था, न कि 10 में। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो गलत है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, 2011 होता तो सही, ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? हरित क्रांति का मृदा का अनुपजाऊ होना, पर्यावरण हानि,
भौम जल स्तर का निम्नीकरण या छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। तो देखिए ये दुष्प्रभाव इसका जो है ऑप्शन डी नहीं होगा। छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय समानता में कमी, लेकिन नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी लगाएंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति के दौरान कृषि के मशीनीकरण का लाभ बड़े कृषकों को अधिक हुआ, जिसके कारण छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय समानता में भारी वृद्धि हुई। अन्य अन्य सभी तो सही ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है। निगमन पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। और दूसरा है पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा या पहला दूसरा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये हो जाएगा केवल इसमें देखिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला जो है ये सही है, पहला गलत है। तो जो गलत है वही लगाना है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि निगमन पंजीकरण की तिथि ये है आपका 10 वर्ष, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये है 12 वर्ष लिखा है, 10 वर्ष होना चाहिए। और दूसरा वाला तो सही है, 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ऐसी कंपनी जो प्रौद्योगिक बौद्धिक संपदा से विकसित नवाचार विकास व्यावसायीकरण की दशा में कार्य करती है, 100 करोड़ की होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं, कौन सी नहीं कर सकी? तो ये है पांचवी नहीं कर सकी थी। क्यों नहीं करी? तो ये भारतीय आर्थिक नियोजन में पांचवी अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि नहीं कर सकी, क्योंकि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक इसको चलना था। इसके पूर्व ही ये उसमें आपातकाल लग गया था, तो 31 मार्च 1978 को ये समाप्त कर दिया गया था। और नई ये पंचवर्षीय योजना की जगह पे ये एक और आ गया था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था ये पांचवी वाला। उसके ये बाद जो इसको बंद किया गया, तो छठवां ना शुरू करके एक रोल मॉडल शुरू किया गया, तो रोलिंग उसको बोलते हैं, ऐसे ही बोला जाता है रोलिंग मॉडल। ये 1977-78 में शुरू हुआ था, 80 में खत्म हो गया था, 78-79 चला गया था। रोलिंग मॉडल में क्या हुआ था कि ये मोरारजी देसाई का सरकार आया था, तो उसमें कहा गया कि अब ये पंचवर्षीय योजना को हटा के 5 साल वाला हटा के बल्कि लगाते हैं 1 साल की योजना। तो वही था वो, कौन सा रोलिंग मॉडल बोलते हैं उसको, नाम शायद यही है, रोलिंग मॉडल। तो पांचवी की जगह छठवीं आया 1981 से। ठीक है, तो ये पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी मिशन योजना 2014। ये 2015 में हुआ, 2014 में नहीं, तो ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान, हाँ देखिए रोलिंग प्लान ये है ना, रोलिंग प्लान अनुरत योजना को किसने लागू किया था? किसने किया था लागू? तो ये हो जाएंगे डीटी लकड़ा वाला। ठीक है, तो रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। अब भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को वर्ष 1978 से 1980 के मध्य योजना, ये आयोग उपाध्यक्ष प्रोफेसर कौन था? डीटी लकड़वाला ने लागू किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। इंदिरा गांधी उसी समय आपातकालीन लागू की थी, तो जैसे ही हटा तो उसके बाद ये बने थे मोरारजी देसाई। यहाँ पे चल रहा था ना रोलिंग वाला, तो रोलिंग प्लानिंग बोलते थे उसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है? मेगा फूड है, फूड पार्क है, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता श्वासन है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास ये भी है, फार्म मशीनरी बैंक योजना ये सॉरी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 है, राष्ट्रीय सूचना पाइपलाइन परियोजना कब चालू हुई थी, मतलब कब प्रारंभ हुई थी, मतलब वही कब चालू हुई थी? तो ये चालू हुआ था 2019 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह थी हैरड डोमार मॉडल। 1 मिनट।
ओके, हैर डोमार मॉडल था ना। तो देखिए ये चालू हुआ था 1951 से 1956 तक। 1 अप्रैल 1900 जैसे खाली 51 लिख दे रहा हूँ, 51 से 56 का भी पेन का प्रॉब्लम है थोड़ा। 51 से 56 है, ठीक है। 1 अप्रैल 31 मार्च खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना काल का अवकाश रहा? कितने वर्षों का रहा? तो यह है 6 वर्षों का। देखिए 66 से 69 में हुआ था 3 वर्ष, 1979 से 80 में हुआ था 1 वर्ष का, और 1990 से 92 में 2 वर्ष का हुआ था। तो 3 और 1 और 2 कुल मिला कितना हो गया? 3 1 4 4 2 6, यानी कि 6 वर्ष, ठीक है। सबका वर्ष भी मैंने बता दिया है, 1966 से 69, 1979 से 80, 1990 से 92, कुल मिला के 6 हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन, उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र में बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा बैंकिंग हो जाएगा और कोयला खनन। कम्युनिकेशन ये आपका आएगा चौथे में आ जाएगा। तो देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाएं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, उपभोक्ता सेवाएं इत्यादि प्रमुख द्वितीय क्षेत्र सेवाएं हैं। कोयला खनन सेवा नहीं है, कोयला नहीं है। कोयला को हम लोग कट करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। बैंकिंग और कम्युनिकेशन, कोयला खनन को कहाँ रखेंगे? तो कोयला खनन ये तृतीय सेवा नहीं है, ये द्वितीय में चला जाएगा या पहला में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? स्टार्टअप सेवाएं, तो यह है तृतीयक से। तो स्टार्टअप सेवाओं को तृतीय सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवर्तन वाला देश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? कौन सा किया जाता है बताइए? तो ये है उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए किस वर्ष हुई थी? तो यह है 2015 में हुआ था। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना की स्थापना 2015 में हुआ था, दिसंबर में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड तथा रुकी हुई परियोजनाओं के निवेश को मुहैया कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? केंद्र राज्य संबंध, कर सुधार, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा या मौद्रिक ढांचे का मूल्यांकन? तो ये हो जाएगा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? रघुराम राजन समिति, सुब्बा राव समिति, राजचलैया या नरसिम्हन कार्य समूह? तो ये हो जाएगा नरसिम्हन कार्य समूह समिति, समिति मतलब वही समूह। तो देखिए ग्रामीण बैंक पर गठित नरसिम्हन कार्य समूह ये 1975 की सिफारिशें के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? सेबी को तो यह किया जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेबी का देखिए फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में। यह भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है मुंबई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ग्रीनएक्स की निम्न में से किस वर्ष जारी किया जाता है? ग्रीनएक्स तो यह है 1992, सॉरी 92 नहीं, 2012। तो गिनेस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा वर्ष 2012 में जारी किया गया था। यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूलन शेयर सूचकांक था। वो ये 1992 बोल दिया, एक्चुअली याद आ गया वो शेयर मार्केट वाला, लेकिन वो 2012 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? रक्षा सेवाओं पर, तो ये हो जाएगा गैर योजनागत व्यय। तो रक्षा सेवाओं पर व्यय एक अनिवार्य व्यय है, इसके लिए अलग से योजना बनाकर व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि इसे गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 मिनट।
26 में कह रहा है कि किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति, संचालन। कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों का तीनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी, वहां मिनी था ना, यहाँ महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यकताओं शर्त नहीं है? कौन सा इसमें नहीं बताना है। तो देखिए, पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, यही कथन यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी देख लीजिए, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेटवर्थ हो और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो। सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? भेल, ओएनजीसी, एचएएल या सेल। कौन सा नहीं है? तो यह है एचएएल। तो इसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक नवरत्न का दर्जा प्राप्त है इसको, नवरत्न, न कि महारत्न। और बाकी सब तो है ही। बाकी सबका फुल फॉर्म पता है ना आपको? जैसे कि भेल का होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल को बोलते हैं। ओएनजीसी को क्या बोलते हैं? ओएनजीसी को बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सेल को, तो सेल को बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये सब महारत्न कंपनियां हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? चलिए बताइए किस श्रेणी की है? तो यह है नवरत्न कंपनी, नवरत्न। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की एक नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी को पूर्व से मिनी रत्न श्रेणी में शामिल होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार करें। खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। तो उपयुक्त में से कौन से किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकते हैं? तो कौन सा हो सकता है? तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग में शामिल होते हैं, वित्त आयोग में, तो ये है अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बता देता हूँ कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आता है, संविधान के अनुच्छेद 280 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। और तीसरा है, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा है, ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसको हटा देंगे, तो यही शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी ये सब रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है एनके सिंह। और ये 2017 में की गई थी इनकी नियुक्ति। 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट जमा करने के वर्ष 2019 में निर्धारित था, जबकि रिपोर्ट के क्रियान्वयन की अवधि वर्ष 2020 से 25 के मध्य है। वाई रेड्डी ये 14वें हैं और इसके अध्यक्ष, जबकि विजय केलकर तो ये हो जाएंगे 13वें। तो ये 13, 14 और ये 15। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके स्थान पे हुआ था? योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में है कि नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 5 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यही सही है, ऑप्शन बी। ठीक है। 36 में है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है, उपाध्यक्ष सदस्य यानी पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष, और अस्थकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी, सचिवालय। तो इसमें संरचना बताना है इनका, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 कथन सही है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, दूसरा है औद्योगिक को प्राथमिकता, तीसरा है पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता और चौथा है सभी सुमेलित है।
कौन सा सही होगा? तो सभी के सभी सुमेलित है। पंचवर्षीय योजना लगभग 12 है, उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई थी? तो बताइए। तो यह हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, देखिए कि ये योजना 1969 से 1974 में था। उस समय कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इस तीव्र विकास पर बल दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, तो बफर स्टॉक की धारणा भी लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 39 है, बजट अनुमान 2023-24 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय का अनुमान है, कितना था? तो यह है 60,000 करोड़ रुपए का। पिछले से कम कर दिया गया है, लेकिन इस बार है 60,000 करोड़। बजट अनुमान में 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 60,000 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमान है। उल्लेखनीय है कि 2022-23 में इस बजट का अनुमान योजना 73,000 करोड़ रुपए का परिव्यय था, और जबकि इसी वर्ष का इस योजना के संशोधित अनुमान 89,400 करोड़ रुपए था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 40 से, रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी? 1978 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, 1978 होगा। कौन से प्रधानमंत्री थे? पिछले अभी पहले बताया गया था, तो आप लोग बताइए कौन था प्रधानमंत्री, इसमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, उस नीति का नाम बताएं जो सरकार की व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। कौन करता है? यह है राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। दूसरा है, इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। तीसरा है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। और चौथा है, इसका परिणाम तत्कालिक होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए है, ये कथन असत्य है। इस नीति का निर्धारण आरबीआई द्वारा होता है, ये कथन गलत है। तो राजकोषीय का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न होकर सरकार की बजट नीति द्वारा होता है, अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है। और जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? अनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रत्यक्ष कर और ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन का भुगतान करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना, या अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। तो देखिए, विकासशील देशों में आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्थिति आती रहती है, इसे चक्रीय उच्चावण कहते हैं। आर्थिक तेजी तथा मंदी की दशा को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता लाने में राजकोषीय नीति का विशेष योगदान होता है। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता लाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि इत्यादि है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बेकारी मिटाना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना होता है, मतलब बेरोजगारी मिटाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है अधिभार, उपकर या वैट या सेवा कर। तो यह कहलाता है उपकर। तो कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला उपकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट।
ओके, देखिए वीडियो बार बार रोक रहा हूँ, चलिए कब की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग? तो ये हो जाएंगे आपके वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत उपकर, निगम कर, सीमा शुल्क या परिवहन? परिवहन कर नहीं आता है, परिवहन कर एक प्रकार का राज्य सरकार का कर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लाभांश कर, टोल टैक्स और व्यय कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, तो ये हो जाएगा लाभांश, और टोल टैक्स प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, व्यय कर नहीं है। तो देखिए जो एक जैसे कि लाभांश कर तथा व्यय कर, सॉरी ये व्यय कर भी इसको इसको इसी में आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न कि ए, सॉरी गलती हो गया। लाभांश, टोल टैक्स और व्यय दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इसमें लाभांश कर तथा व्यय कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है, जबकि टोल टैक्स राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उपकर होता है। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में भू राजस्व कर, कृषि व्यवसाय कर, अचल संपत्तियों कर तथा टोल टैक्स शामिल है। तो ये व्यय कर तो राज्य में ही होना चाहिए ना, सही था, ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, याद नहीं रहा है ये। अब व्यय कर तो ऑप्शन व्यय कर जो है ये, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ही होगा, व्यय कर। ठीक है, लाभांश, टोल टैक्स, देखिए जो अभी तक रोड बना हुआ है, सभी रोड तो किसने बनवाया है? केंद्र सरकार ने, तो उसका टोल तो केंद्र सरकार ही वसूलेगी। लाभांश कर जो होगा वो वही लेगा, क्या बोलते हैं उसको, केंद्र सरकार ही। तो सभी के सभी तो सही हो जाएंगे, तो इसमें डी होगा। वैसे अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो आप भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके उसको बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? शीत ऋतु की, तो यह है जौ, सोयाबीन, तरबूज, कपास, ये खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन, कपास वर्षा काल की फसलें हैं, तरबूज ग्रीष्म काल की फसल है। शीत ऋतु की फसलें जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, ये सब क्या है? जाड़ा वाली फसलें हैं, शीत। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं, और सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बगानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें, तो इसमें बताना है कौन सी फसल कब की है। तो देखिए ये ऑप्शन ए और 2 सही है, ठीक है, जबकि ती जो कह रहा है कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 देखिए, 51 में भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? खाद्यान्न उत्पादक, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित समूहों में श्री अन्न किस समूह से संबंधित है? श्री अन्न बहुत इसमें चर्चा में रहा था ना इस टाइम, श्री अन्न, तो बताइए किससे संबंधित है? तो यह है सवा, कोदो, कुटकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया गया है, जो प्रधानमंत्री उस समय मिलेट का बहुत सारा प्रचार हो रहा था उस टाइम ना, तो वही है। तो भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न में कई प्रकार के फसल जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सावा शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो यह किया गया था किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी कथन सत्य है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य सलाह प्रदान किया जाता है। दूसरा है वर्तमान में 22 फसलों के लिए न्यूनतम आयु मतलब एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों को दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। और 22 फसलों के अगर हो सके तो नाम भी याद रख लीजिए। खरीफ के इसमें 14 फसल है, रबी के 6 फसल है और नकदी फसल 2 है, कुल मिला के 22 हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान है, कृषि निर्यात में, तो यह है 13वां स्थान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
एक मिनट। ओलेरी कल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि, वेटी कल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, मेरी कल्चर घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालन, और अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सही। तो मेरी कल्चर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति समुद्री जीवों उत्पादन के लिए किया जाता है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबस यानी सीयू की कमी से, धान का खैरा रोग जस्ता यानी जेडीएन की कमी से, और तीसरा है पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदार होना, और चौथा है क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज है। कौन सा कथन सही होगा? असत्य असत्य बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये कथन गलत है, तो ये हो जाएगा सही। देखिए पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है, न कि मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति है ऊन उत्पादन के लिए, तो यह है अंगोरा। तो ये क्या है कि आकार में सबसे बड़ी बकरी द्रिकाजी नस्ल की जमुना पारी होती है। एंग्लो नुबियन प्रजाति की बकरी की दुनिया में जर्सी कहते हैं। विश्व की दूध की रानी स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी को कहा जाता है, जबकि मांस के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रजाति बलूची है। इसके अतिरिक्त अंगोरा प्रजाति की बकरी क्या होती है, जिसके लिए जन्म स्थान यह है मध्य एशिया, उनके लिए सुप्रसिद्ध मानी जाती है। मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, मेरिनो ये। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति या एनपीए किसे कहा जाता है? तो 60 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूल धन ब्याज, 90 दिन, 180 दिन या 360 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 90 दिन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ईएएससी सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था द्वारा सुधार हेतु लागू किया गया है? तो यह किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के लिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 61 आता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? जनधन योजना बताइए। तो यह है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है? सुरक्षा बीमा योजना, तो यह है 18 से 70 साल। देखिए 18 से बार 60 आएगा, लेकिन 70 साल तक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यानी प्रियोरिटी सेक्टर को प्रदान करना अनिवार्य होता है? तो यह होता है आपका 40% का। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली का विचार किस समिति के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन असत्य है? नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाती है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपूर्ति मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, या बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। कौन सा कथन इसमें गलत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि लाती है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रमोटर या निजी क्षेत्र का? किसका होता है? तो ये होता है केंद्र सरकार का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 67, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है सिडबी? तो ये लखनऊ में है। मुंबई बोलने वाले थे आप लोग ना, लेकिन लखनऊ में है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 68 है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। तो ये होता है आरबीआई गवर्नर, ठीक है। 69 है, वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआईआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा होता है? यह है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है? फिएट मनी, ये थे करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फिएट मनी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। बताइए। तो यह है
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 नंबर, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं? कौन सी मदें होती है? तो बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 1 मिनट। ओके सॉरी, कोई आ गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत में रुपए को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब किया गया? तो यह किया गया था 1994 में। देखिए, आरबीआई 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तन होना आवश्यक है। और मुद्रा यानी रुपए की परिवर्तनीयता का अभिप्राय निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या बाजार विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदलना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है आपका कांडला में। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 75 है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का संबंध किससे है? एसडीआर का, तो यह है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से है। नेक्स्ट है, मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का क्या होता है? क्या होता है बताइए? तो यह होता है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? कौन सा है बताइए? अमेरिका, चीन, सिंगापुर, भारत। तो यह है भारत। विश्वास नहीं था ना, लेकिन ऑप्शन डी सही है, भारत। क्वेश्चन नंबर 80 है, देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आपातकालीन सहायता को कौन सी संस्था सहायता करती है? कौन सी करती है बताइए? आईएमएफ करती है भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख तो रहे हैं, इस समय सबको ऋण देती है हमेशा। निम्न कथनों में विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है और भारत इसकी स्थापना
स्थापना से इसका सदस्य है, इसकी स्थापना से इसका सदस्य है, कौन सा कथन सत्य बताना है? केवल एक कथन सही है, स्थापना सदस्य इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? बौद्धिक संपदा अधिकार, तो ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क, बताइए सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1985 में। चलिए इसके देश का नाम क्या है? कितने देश हैं? तो देखिए देश का नाम है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। तो 1985 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संगठन और मुख्यालय, आसियान का जकार्ता, बिम्स्टेक का ढाका, अंकार्ड का जिनेवा या एशियाई बैंक बीजिंग। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है एशियाई बैंक। ये कहाँ पर है? तो ये है मनीला में, मुख्यालय मनीला में है। ठीक है, और 1996 में 66 में स्थापना हुआ था। तो बीजिंग में कौन सा है? तो बीजिंग में है आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और हाल ही में 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ। कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों का दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है? ऐच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय, प्रच्छन्न या संरचनात्मक बेरोजगारी? कौन सा होगा बताइए? तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है? तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कि छिपी हुई बेरोजगारी की प्रधानता है। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और यदि उनमें से कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात तो उन व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, जैसे कि कोई एक कृषि में इतना बड़ा खेत है, अगर इसमें अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें से एक लोग को हटा भी दिया जाए तो भी ये 4 लोग मिलकर उतने ही उत्पादन करेंगे। तो वो कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कर रहा था ये एक जो यहाँ पे था? तो छिपी हुई बेरोजगारी हुई ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न होती है? तो ये होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। बाजार की दशाओं में यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो यह होती है चक्रीय बेरोजगारी। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है। कौन सा कथन सही है? तो यह दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार के सदस्य के आधार पर। कौन सा होता है? तो यह है कैलोरी प्राप्ति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कथन है जब विकास दर ऊंची होती है शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। कौन सा कथन सही है? कथन सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, या एक कथन गलत है दूसरा सही है। ये हो जाएगा कथन कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण सही व्याख्या करा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो यह है राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए कौन सा है? तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था फेरवानी समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था? 1991 में। 1992 में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की गई। और 95 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या है कितनी है? तो यह 30।
नेक्स्ट है शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है, तो ये किया जाता है सेबी द्वारा। नेक्स्ट है भारत में इरडा यानी IRDA निम्नलिखित में से किस कार्य को विनियमित करता है? इरडा IRDA किसको करता है? तो बीमा व्यवसाय को। नेक्स्ट है भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी बैंक की स्थापना की गई? सिडबी का तो ये किया गया था बैंकों के नियमन के लिए। बैंकों के नियमन के लिए नहीं नहीं नहीं, ये लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी में, न कि बैंकों के लिए। बैंकों के लिए तो RBI है ना, तो ये लघु उद्योगों के लिए किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसका स्थापना बता दीजिए कब हुआ था सिडबी का, कमेंट करिए। देखिए कमेंट करेंगे तभी समझ आएगा कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? कौन सी की गई है? तो यह है उद्यमी हेल्पलाइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 100 ना है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? लोगों की बचत को एकत्र करना या अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना या धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना, यह सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। 101 नंबर है निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है? किसको है? CPI IW, CPI AL, CPI RL या रूरल? तो ये हो जाएगा CPI रूरल या अर्बन, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ये CPI IW जो लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, और AL जो लिखा है तो एग्रीकल्चर लेबर, और RL जो है तो ये है रूरल लेबरल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, इतना डीपली क्या देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्नलिखित में से कौन सा लागत जन मुद्रास्फीति यानी कास्ट पूल इन्फ्लेशन का कारक है? कौन सा है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि या कर में कमी या सार्वजनिक खर्च में वृद्धि या मजदूरी दर में बढ़ोतरी? तो यह है ऑप्शन डी, मजदूरी दर में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऋणदाता, उपभोक्ता, स्थिर आय समूह या उत्पादक? तो यह होगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है किस वर्ग के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाया जाता है? कौन से में दर्शाया जाता है? तो यह फिलिप्स वक्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 4 अंकीय को, 4 अंकीय क्या कहता है? वार्षिक वृद्धि हाइपर मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 107 है वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है? तो यह है 4%। नेक्स्ट है तो देखिए जैसे 4% ऐसे ही सिर्फ 4% कर दिया गया, ऐसे ही नहीं, इसको होता है कि वर्तमान में RBI का प्राथमिक उद्देश्य 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन RBI के पास प्लस और माइनस यानी 2 न 2 से कम और न 6 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे इसको रखा गया है 2 और 6, तो बीच में 4 है ना, तो 4 को लक्ष्य रखा गया कि बीच में रहे, इन दोनों के बीच में रखना है 2 से और 4, न इससे न माइनस जाए और न इससे प्लस हो, तो इसका लक्ष्य क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनएक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है जिन शेयरों का क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है ऐसे शेयर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह है एक्टिव शेयर। 110 नंबर क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है तरलता समायोजन सुविधा शामिल नहीं है, बाकी नैतिक दबाव, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण, सीधी कार्रवाई है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन अब आ गया है, सूचीबद्ध सूची से मिलाना है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था आपका मई 2017 में। किसान मानधन योजना,
किसान मानधन योजना हुआ था सितंबर 2019 में। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तो यह हुआ था जून 2020 में। और गरीब कल्याण योजना दिसंबर 2016। क्या हुआ 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 112 है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा है? तो ये 5 लाख, बार बार बोला जाता है ना, 5 लाख 5 लाख, तो ये 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तित रहती है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, ठीक है। तो यह दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गलत है वो बताना है, तो दूसरा वाला गलत है, ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 114 आता है आगे। 14 में क्या है कि पीएम श्री योजना शुरुआत हुई थी। पीएम श्री योजना तो यह हुआ था 5 सितंबर 2022 को, हाल ही में शुरू हुआ था। तो ये शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत स्कूलों के चयन के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष पर रूप से बल दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाना है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलाते हैं। मिलान में है कि उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था 2016, तो 1 मई 2016 हो जाएगा। और निर्विक योजना तो ये शुरू हुआ था 14 सितंबर 2019 को। तेजस्विनी योजना 22 सितंबर 2015 और 30 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था सहज योजना। तो ये हो जाएगा ऐसे, तो 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पीएम स्वामित्व योजना अप्रैल 2021। उड़ान योजना का क्या था? ये उड़े देश का आम नागरिक था। यह 21 अक्टूबर 2016 को हुआ था। अप्रैल 2016 है, यहाँ पे लिखा है ना 21 अक्टूबर, ये हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। स्टैंड अप योजना 2016 सही है, और ये भी 2016 स्टार्टअप है। 1 जनवरी और अप्रैल है, ये अक्टूबर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, एरो योजना का संबंध, एरो योजना क्या है? एरो योजना तो यह डाकघरों से संबंधित है, एरो योजना। क्वेश्चन नंबर 118 है, आरोग्य श्री योजना का संबंध किस प्रदेश से? आरोग्य श्री तो यह है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 119 है, जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। शहरी स्थानीय निकायों में सर्वाधिक सार्वभौमिक जलापूर्ति करना है। 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना है। कौन सा विकल्प सही है? तो यह दोनों के दोनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 है। जन श्री बीमा योजना अगस्त 2000 है। अटल पेंशन योजना जून 2015 है। सौभाग्य योजना आपका 25 सितंबर 2017 है। 2017 है, ठीक है, 2019 नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4.22 करोड़ की जनसंख्या को, यानी 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम रूपांतरित करना। दूसरा है, यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 8 चीजों पर परिकल्पना किया गया है। सड़क संपर्क, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और दूरसंचार संपर्क, जल निकासी, पेयजल सुविधा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 122 में कहा गया है, भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यह की जाती है 50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 123 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अमृतकाल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल है। युवा वर्ग को विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि,
सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण या ऊपरी सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपरी सभी। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। समावेशी विकास, युवा शक्ति, अवसंरचना निवेश, नारी सशक्तिकरण। कौन सा शामिल नहीं है? तो यह है नारी सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर है, हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? कौन सी की गई है? तो यह है श्री अन्न योजना। 126 नंबर क्वेश्चन आता है आगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? तो यह है 9 करोड़। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास शीर्षक के अनुसार 9 करोड़ ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन लगाया जा चुका है। बहुत तेजी से काम चालू भी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है? तो यह है 5.94 लाख करोड़ का। तो देखिए 5.94 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.7 करोड़ 2.70 और रेल मंत्रालय को 2.41 करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले को 2.06 करोड़, गृह मंत्रालय को 1.96 करोड़, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.6 करोड़ और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 करोड़ और संचार मंत्रालय के लिए 1.23 करोड़ रुपए इतना से आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो यह है 24 करोड़। क्वेश्चन नंबर 129 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के आधार पर देश की जीडीपी उत्तर प्रदेश का योगदान है कितना है? तो यह है 8% का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के आधार पर देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की सकल यानी जीडीपी में कुल 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 19% अनुमानित की गई है। 130 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह है वर्ष 2070 तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना है? तो यह है 500। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश 2023-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? तो यह की जा रही है 71। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात कितने प्रतिशत रही? तो यह रही थी 4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समाचार 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश समूह थे सॉरी कितने थे? तो यह भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए भारत 100 मिलियन डॉलर, मैक्सिको 60 मिलियन डॉलर, चीन 51 मिलियन डॉलर, फिलीपींस 38 मिलियन डॉलर और मिस्र 32 मिलियन डॉलर। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि वर्ष, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष या दलहन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष। कौन सा सही होगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है और भारत मांस उत्पादन में विश्व में 8वें स्थान पर है। कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए दूध उत्पादन में पहले पे, भारत अंडा उत्पादन में तीसरे पे और मांस उत्पादन में 8वें पर है। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन है, देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है? तो यह किया गया 50 स्थानों का। अभी हाल ही में देख रहे होंगे लक्षद्वीप और मालदीव कैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? नाबार्ड की स्थापना 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985, अच्छा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। अच्छा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980
तो देखिए ये हो जाएगा आपका नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को सही हुआ है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में हुआ था, न कि 2 अक्टूबर 1975 को, न कि 85 में। तो आप 2 हटा दीजिए, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1980 में, ये सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। 139 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतकों को शामिल किया जाता है? कितने किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका 10, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन का उद्देश्य गरीबी के गैर आय आधारित आयामों को मापना, गरीबी और अभाव की सीमा का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है। सूचकांक 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर और 10 संकेतकों के सहारे एक व्यक्ति के अभाव को मापता है। स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष नामांकन और जीवन स्तर, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति। इसे पहली बार 2010 में OPHI और UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो यह है आपका 1, 3 और 2 हो जाएगा। जैसे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, और पंचवर्षीय योजना आपका शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है, ये 50 से है और ये 51 से है। और ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 6 अगस्त 1952 से हुआ था, ठीक है। तो हो जाएगा 1, 3, 2। तो इस प्रकार ये खत्म होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी इसके नेक्स्ट वाला वीडियो हिंदी का आएगा, तो हिंदी भी पढ़ते रहिए। और यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसी का भी टेस्ट चलाया जा रहा है, तो उसको भी ज्वाइन करिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।